हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। 26 आपका सेट तैयार है। 20 आप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उनकी तैयारी करते रहिए और फ्लो में बने रहिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। चलिए, पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक विटामिन है, या फिर एक एंजाइम है, या फिर एक गोलाकार प्रोटीन है, या एक कार्बोहाइड्रेट है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। चलिए विस्तार से समझते हैं। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लोहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। बहुत ही अच्छी जानकारी। आपको पता है ये कौन सी यूनिट से आपका प्रश्न बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता को मानते हुए इसे निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक माना है? चार यहाँ आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बताना है कि आधार कार्ड की वैधता के लिए, आधार कार्ड की जो वैधता है इन चारों में से किसके लिए आवश्यक है। तो जानकारी है आपको, अगर तो आप आंसर सही लगाएंगे तो आयकर रिटर्न के लिए उन्होंने, भारत उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही आवश्यक माना है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता मानते हुए आयकर रिटर्न भरने के लिए आवश्यक माना है। वित्तीय वर्ष 17-18 में सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 139A में प्रावधान किया था कि 1 जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न भरते समय आधार कार्ड का उल्लेख अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 की यूएसए ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता? सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, एलेना वेसनिना या सीवेस्तोता? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके डिटेल में हम इसका आंसर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है थोड़ा सही नहीं है। देख लीजिए, वर्ष 2019 में यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला पुरुष के एकल व डबल खिताब के विजेताओं का विवरण इस प्रकार है। महिला एकल खिताब बियांका एस एंड्रीस्कू, महिला डबल खिताब विजेता एलिसे मर्टेस व आर्यना सबालेका, पुरुष एकल खिताब विजेता राफेल नाडाल, फिर आगे पुरुष डबल खिताब विजेता जोआन सेबिस्टियन कबाल एम रॉबर्ट फ्रा। तो ये सारी ही जानकारी आपको मिल चुकी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। 2 जुलाई 2018 को भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य शक्ति किसान योजना SKY का शुभारंभ किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन भी सकता है, तो इसकी जानकारी आपको बता दें, गुजरात। चलिए डिटेल चेक करते हैं। 2 जुलाई 2018 को भारत के गुजरात राज्य में सर्वप्रथम सूर्य शक्ति किसान योजना SKY का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसान को पैदावार बढ़ाने व उन्हें मुफ्त में बिजली प्रदान करना है। इस योजना का खर्च 60% सरकार, 35% किसानों के कर्ज के रूप में बैंक तथा 5% सम किसान वहन करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी आपका बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के प्रथम 10 शीर्ष देशों में कौन सा देश न्यूनतम स्कोर पाकर निम्नलिखित श्रेणी में रहा? ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड या फिर नीदरलैंड? इसे बताना है। जो विश्व प्रसन्नता 2018 की रिपोर्ट थी, उसे प्रथम 20 शीर्ष देशों में न्यूनतम, ठीक है, पहले हमें ऊपर के 10 लेने हैं। तो यहाँ पर आंसर इसमें सही यहाँ पर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 के प्रथम 30 शीर्ष देशों में सूची में सर्वाधिक स्कोर प्राप्त फिनलैंड का पहले स्थान पर रहा है। जरूर इसको देख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 95% पे जाएगा, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रिया न्यूनतम स्कोर प्राप्त कर सबसे निम्नतम श्रेणी में 10वें स्थान पर रहा है। इस सूची में भारत का 140वां स्थान रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रथम याद रखना है और भारत का स्थान याद रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही चर्चा में रहा है ये पुरस्कार, और जो है करंट में भी ये पूछा जा सकता है आपसे, और मुझे लगता है इसे सभी आंसर से भी सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए डिटेल देखते हैं। 26 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को नीतिगत नेतृत्व की श्रेणी में संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया था।
तो आपको प्रश्न ये दोनों ही तरह से बन सकता है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही पूछ सकते हैं और पूछा जा सकता है इनके बारे में भी, ठीक है। विश्व के 6 सबसे उत्कृष्ट पर्यावरण परिवर्तकों व्यक्तियों संगठनों को इस अवार्ड के लिए चुना गया था। अब आगे आते हैं हिस्ट्री पर आपकी। हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ? दिल्ली में, सासाराम में, आगरा में या फिर चौसा में? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हुमायूं का मकबरा है वह दिल्ली में है। जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो ज़रूर पता होगा कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जो नहीं गए हैं वहाँ पर वो भी जाएं, और बहुत अच्छी ये जगह है देखने लायक। दिल्ली में वास्तुकला से प्रेरित हुमायूं का स्मारक मकबरा नई दिल्ली के दिन परहाम स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलों में हुआ करती थी, और नसरुद्दीन के पुत्र तात्कालीन सुल्तान केकूबाद की राजधानी हुआ करती थी। बहुत ही अच्छी हिस्ट्री के लिए जानकारी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो ये प्रश्न तो हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इनको सीक्वेंस से लगाना है। तीर्थ यात्रा कर उन्मूलन, हल्दी घाटी का युद्ध, इबादत खाने की स्थापना या दीन इलाही का प्रारंभ। चलिए सीक्वेंस देखते हैं इसकी। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन किया गया। फिर उसके बाद 1563 में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया था। तत्पश्चात वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1575 में इबादत खाने की स्थापना तथा वर्ष 1582 में दीन इलाही का प्रारंभ करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनके कार्य भी आपको पता चल गए और साथ में इनकी सीक्वेंस भी पता चल गई, और साथ में जो कार्य उन्होंने किए उनके सन भी आपको यहाँ पर पता चल गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संस्था कितनी है? संस्कारों की संस्था बतानी है। 6 है, 10 है, 16 है या फिर 24 है? तो जल्दी से बता दीजिए, संस्कारों की संख्या कितनी है, कितने संस्कार होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपकी जो है संस्कृति से, जो आपकी कला भारतीय संस्कृति से ये प्रश्न बना है, और मुझे लगता है ये प्रश्न कुछ अलग आपको आज नज़र आया होगा। तो 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति में। देख लीजिए डिटेल इनकी। शायद आपको ये 16 संस्कार की जानकारी और कहीं नहीं मिली हो। भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म में 16 संस्कार, षोडश संस्कार का उल्लेख किया गया है, जो मानव के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक किए जाते हैं। इसके अंतर्गत गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि संस्कार शामिल हैं। आज की जो हमारी जनरेशन है शायद इन संस्कारों के बारे में नहीं जानती है, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति की 16 संस्कार जो है धरोहर है, तो इसको जानिए आप। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटी से आपका बन सकता है ये। लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद या फिर रास बिहारी बोस। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है। किसने किया है? ए लाला हरदयाल। चलिए डिटेल चेक करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से हुआ था। इसे प्रशांत तंत्र का हिंदी संघ भी कहा जाता है। बहुत अच्छी जानकारी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मोहन सिंह भागाना थे। अब आपको एक ही आंसर के साथ गदर पार्टी के बारे में सारे ही महत्वपूर्ण पॉइंट पता चल गए। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, और ये कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। जो ऊपर वाला मैंने भी लिया था वो भी और ये भी। चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले या फिर दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज, सबको पता होगा इसका आंसर। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, ज्योतिराव फुले। डिटेल चेक करते हैं। सत्यशोधक समाज एक पंथ है जिसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। इस पंथ का उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुनर्जन्म, स्वर्ण के सिद्धांतों का विरोध किया था। बहुत अच्छी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? जयपुर है, अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है या फिर उदयपुर है?
जल्दी से सोच लीजिए आंसर। अगर आपने सोचा है बी अजमेर तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आप देखने गए हैं जो अजमेर तो आपने ये लूनी नदी भी देखी होगी। चलिए देखते हैं इसको। दिए गए विकल्पों से अजमेर शहर लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उद्गमित होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रभावित होते कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इस नदी में अत्यधिक लवणता के कारण इसे लूनी नदी कहा जाता है। लूनी नाम दिया गया है। पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान के अजमेर के निकट आरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छी ये जानकारी, इसको आप नोट डाउन जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार है झारखंड में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। जल्दी से सोच लीजिए आंसर। खनिजों के भंडार, लौह खनिज का भंडार आपको कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? सोच लिया आंसर आप लोगों ने? अगर आपने सोचा है आंसर इसका बी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, कर्नाटक। चलिए देखते हैं डिटेल इसकी। दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। लोएस के स्थान में उड़ीसा प्रथम, जबकि छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। लोएस के साथ आपको साथ में जो है सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? कहाँ से प्रश्न बन रहा है पता चल चुका होगा। होरेनटाट्स, कजाक, हाउसा या फिर किर्गिज, कौन सी जनजाति उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? जनजातियों के नाम है तो बताना है ये उष्ण घास में कौन सी निवास करती है। तो इसका सोच लीजिए आंसर। अगर आप सोच रहे हैं सी हाउसा तो बिल्कुल सही। चलिए आगे जाते इसकी देखते हैं कौन कहाँ। हाउसा जनजाति उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है। जनजाति नाइजीरिया की मूल निवासी है। ठीक है। किर्गिज जनजाति तुर्की भाषा मंगोल प्रजाति के लोग हैं। कजाक सामान्यतः मंगोला पट जनजाति है। एक जनजाति के साथ सभी जनजाति की आपको जानकारी मिल गई है। चलिए आगे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के रामसर स्थानों में सम्मिलित नहीं है? लोकटक झील, सुंदरवन, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क या फिर ऊपरी गंगा नदी। तो 19 का आंसर यहाँ सही नहीं है। डिटेल चेक करते हैं। रामसर सम्मेलन किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरण संधि है। ये भी जानकारी आपके लिए सही है। आर्द्र भूमियों पर सम्मेलन रामसर ईरान में 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्ति संगत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। भारत के रामसर स्थलों में लोकटक झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ऊपरी गंगा नदी, ब्रज घाट से नरोरा तक, भीतरकनिका, मैग्रो, चिल्का झील, सांबर झील इत्यादि शामिल हैं। जबकि सुंदरवन को 30 जनवरी 2019 को रामसर स्थान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो सारी ही जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इसमें से नोट डाउन जरूर करिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? चारू मजूमदार, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, सोचिए जल्दी से आंसर। काफ़ी फेमस रहे हैं ये और आप इनके बारे में जानते भी हो। इनका संविधान बनाने में भी काफ़ी योगदान रहा, भारतीय संविधान। तो BR अम्बेडकर जी। चलिए प्रश्न का डिटेल चेक करते हैं। भारतीय रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 यानी कि 3 अक्टूबर 1957 को की गई थी। पार्टी का अध्यक्ष अम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे मद्रास के वयोवृद्ध नेता राव बहादुर एन शिवराज को चुना गया था। बहुत ही अच्छी जानकारी, जरूर नोट डाउन करें। चलिए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा बताया है? बहुत अच्छा प्रश्न और काफ़ी लोगों को ये रटा हुआ भी होगा, तो इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लगा रहे हैं आप? अगर आप लगा रहे हैं इसमें आंसर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा बताया है, जबकि डायसी ने इसे संविधान रूपी भवन का प्राचीर तथा गजेंद्र गढ़कर ने प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला के रूप में व्यक्त किया है।
तो दोस्तों आपको सिर्फ अंबेडकर जी के बारे में पता था कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन डाइसी ने क्या कहा है, उसके बाद गजेंद्र गढ़कर ने क्या कहा है, शायद नहीं पता था। ये दो जानकारी आपको प्राप्त हुई कुछ अलग। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। फिर है अनुच्छेद 32(1) व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि वह उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आवेदन कर सकता है। ये भी कुछ उम्दा आपके लिए जानकारी है। प्रश्न बहुत अच्छा है, जरूर नोट डाउन करें। चलिए अगले इस प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों को सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, बताना है तो सोच लीजिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सब है। चेक करते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 32वें 32 जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 को संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुए, किंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। तो आंसर के साथ साथ सारे ही कर्तव्यों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल दी गई है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यों को गठन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6। जल्दी से देख लीजिए। केंद्र को नए राज्य का गठन करने का अधिकार देता है, जैसा कि अभी फिलहाल ही में आपके कई सारे राज्यों का गठन किया गया है और वो बढ़ चुके हैं। तो उनको भी आप देख लीजिए कितने राज्यों का भी गठन हुआ है और कितने हमारे देश में राज्य हो गए हैं। तो आपको पहले तो इसका उत्तर बता देते हैं। अनुच्छेद 3 जो है गठन करने का अधिकार देता है। डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र को नए राज्य गठन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है, परंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार ही कार्यान्वित करेगी, अपनी मर्जी से नहीं करेगी। जो नियम है वही उसी के अनुसार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रस्तावना में पूछा है भारतीय संविधान की कौन सा शब्द ऐसा जो प्रयोग में नहीं हुआ है? गणराज्य, अखंडता, संघीय या फिर समाजवादी? तो 26 का अगर आंसर सोच रहे हैं सी संघीय, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। बहुत उम्दा जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है भारतीय संविधान के बारे में। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा मत वृद्ध रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? वृद्ध रूप से भारत में क्षेत्रवाद से भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, उपरोक्त में से सभी। तो इसका डी आंसर जा रहा है सही, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक करते हैं। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, प्रत्येक राज्य की मांग तथा पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित मत वृद्ध रूप से भारत के क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है तथा दिल्ली व पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? देख लीजिए कौन सी नहीं है। पहले हम सारी देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर बजटिंग या फिर उजाला योजना। इसमें बताना है महिला के उत्थान के लिए नहीं है। कौन सी चारों में से ऐसी योजना है जो महिला का उत्थान नहीं होता है जिससे? बाकी 3 हैं। तो आंसर अगर आप लगा रहे हैं इसमें डी उजाला योजना, तो ये नहीं है। बाकी सुकन्या, बेटी बचाओ, जेंडर बजटिंग, ये सब तीनों योजनाएं हैं। यहाँ डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके में बन सकता है, आपका करंट में बन सकता है। ठीक है, और आपके जौन सी यूनिट में ये बनेगा उसमें आप देख लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी यूनिट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रश्न पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इस यूनिट में भी ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, जेंडर बजटिंग भारत के महिलाओं के उत्थान के विकास से संबंधित है, जबकि उजाला योजना किसके लिए? बिजली की बचत था, एलईडी बल्ब से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपको जानकारी मिली इसके बारे में भी। और ये जो उजाला योजना है, ये प्रश्न आजकल बहुत पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सेक्शन 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन किस समिति द्वारा अनुमोदित है? केलकर, थोरात, चेलैया, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। सेक्शन 88 के अंतर्गत कर छूट का उन्मूलन। जल्दी से सोचें आंसर। अगर आप सोच रहे हैं आंसर इसमें केलकर, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं डिटेल। भारत के आयकर अधिनियम 88 के अंतर्गत धारा 88 के अंतर्गत, ठीक है, कर छूट का अनुमूलन केलकर समिति द्वारा अनुमोदित है। बहुत ही अच्छी जानकारी। किसमें बनेगा प्रश्न, बताइए कौन सी यूनिट में बनेगा ये? भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय समपोषी विकास था? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो 30 का आपका आंसर कौन सा जा रहा है, हमारे साथ मैच कर लीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए देखते हैं डिटेल। वर्ष 2012-17 समाप्ति के मध्य लागू 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत संपोषण विकास करना था। यह पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन द्वारा की गई थी। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 8% रखा गया था। जी के करंट और आपका देख लीजिए यूनिट, आपको एकदम पढ़ते ही पता चल जानी चाहिए कौन सी में बन रहा है प्रश्न। ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है यह अभिक्रियाएं हैं जो अभिक्रियाओं के अंतरांत रंग उत्पन्न करती हैं, घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं, ओजोन परत के संरक्षण में संबंधित है, या फिर पौधों में होने वाली अभिक्रियाओं के अध्ययन को सहायता करती हैं। कहाँ बन रहा है? पर्यावरण में। चलिए बताइए आंसर क्या लगा रहे हैं? बी लगाया है, घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती है। डिटेल यहाँ पर है, इसको चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पोस्ट करके वीडियो को इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर सल्फर? भाई आपका मानव शरीर है, आपको पता होगा क्या है आपकी बॉडी में, शरीर में? ऑक्सीजन। चलिए चेक करते हैं डिटेल। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी उपस्थिति शरीर में 65% के बराबर होती है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 18.5, नाइट्रोजन की उपस्थिति 3.2% होती है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए। पर्यावरण से संबंधित भी ये बन सकता है आपका प्रश्न, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आई है, प्रश्न पसंद आए हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ ऐसी ही नई वीडियो के लिए बने रहिए। 26 आज कंप्लीट है, 27 के लिए तैयार रहिए आने वाली वीडियो के लिए, और हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।